अच्छा जी, हमारा कल इंट्रोडक्टरी सेशन स्टार्ट हुआ था कैप 3 पे, और जैसे मैंने आपसे बात की थी कि इंशाअल्लाह हमारी पहली कोशिश यही है कि हम अपनी डायरेक्शन को स्टडी की वो सेट करें, और क्योंकि मेरे हिसाब से राइट डायरेक्शन में एफर्ट करना दैट इज वेरी क्रिटिकल, नॉट फॉर पासिंग कैप 3 बट फॉर मूविंग ahead with advanced level exams, क्योंकि अभी आप कैप 3 is 1 2 3 फर्स्ट लेवल ऑफ कैप, इसके आगे फिर सेकेंड लेवल, देन थर्ड लेवल। तकरीबन कैप के भी आपके वैसे तो ग्रुप ए ग्रुप बी 2 है, लेकिन नॉर्मली अटेम्प्ट्स में सब बच्चे चल रहे होते हैं तो 3-3 करके 3 लेवल ही हम बना लेते हैं। आपने इसमें प्रोग्रेस करना है, एडवांस पेपर्स में जाना है, और फिर कैफ में तो इतनी एडवांसमेंट नहीं होती। कैफ से जब सीफैप में आप मूव करते हो तो वो एक बड़ी जाइंट लीप होती है लेवल्स की, सिलेबस की, टफनेस की, टेस्टिंग की, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में पढ़ रहे हो। तो इसीलिए थोड़ा सा हम टाइम लगा रहे हैं, कल का कुछ टाइम लगाया, कुछ का आज मजीद टाइम लगाएंगे, फिर उसके बाद हम स्टडीज की तरफ मूव करेंगे। मैंने आपको जो तवज्जो दिला रहा था कि लर्निंग हमें जो करनी है वो हमने रीडिंग के थ्रू, नोट से, किताब से करनी है, और बेसिक इलस्ट्रेशन से कॉन्सेप्ट सीखने हैं। देन हमने रिवीजन जो करनी है, रिवीजन भी हमने नोट से और बेसिक इलस्ट्रेशन से ही करनी है। नेवर मिक्स अप रिवीजन विद प्रैक्टिस। ये हमारे बच्चों का एक थोड़ा सा कमजोरी रहती है कि रिवीजन और प्रैक्टिस में फर्क नहीं कर पाते। अब आपने कहा जी मैंने एक टॉपिक, एक चैप्टर रिवाइज करना है, तो तरीका अक्सर बच्चों ने रखा तो उस चैप्टर के 200 हल कर लो, 400 हल कर लो। तो पहले हम इस फर्क को समझ लें। अब हम यकीनन अर्लियर भी हमने कुछ स्टडीज की हुई हैं, पहले भी पढ़ते आए हैं, आपने मैट्रिक इंटर में भी पढ़ाइयाँ की हैं, यहाँ पे भी कुछ पढ़ लिया, सीए में भी। By now we all should know कि भाई एक चैप्टर से जब पास पेपर देखने जाते हो ना तो 20, 25, 30 सवाल मिलते हैं पास पेपर देखने में। तो 20, 25, 30 सवाल हमारे एक चैप्टर से बने हुए हैं, तो क्या हम 20, 25, 30 में से 4 सवाल करेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज होता है क्या? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता। हम अगर 4 सवाल करेंगे वालों से तो हमारे सिर्फ एक सिलेक्टेड एस्पेक्ट्स उस चैप्टर के रिवाइज होंगे। 20, 25, 30%, 40% चैप्टर रिवाइज होगा, पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं होता। ये हमारी खाम ख्याली होती है कि इस चैप्टर के 4 सवाल कर लो तो चैप्टर रिवाइज हो गया, ठीक है। तो रिवीजन इज ऑलवेज फ्रॉम द सेम डॉक्यूमेंट जो हमने सीखने के लिए पढ़ी थी, जो नोट्स, जो किताब जिससे हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, हमेशा उसको देखना है रिवीजन के लिए, फिर प्रैक्टिस करनी है। कभी भी प्रैक्टिस पे के लालच में कि मैं पास पेपर्स कर लूं, हमने रिवीजन्स को छोड़ना नहीं है। हमेशा लर्निंग के बाद रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये काम चलता है। सिर्फ प्रैक्टिस 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 से काम नहीं होता। एक तो ये बात। दूसरी बात, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, ये भी बड़ी एक अहम बात है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने का तरीका क्या है, हम क्यों करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो जनाब इसमें थोड़ी सी हम क्लैरिटी ले आए कि हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत क्यों पेश आती है। पास प्रैक्टिस, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और हम वो ऑब्जेक्टिव्स किस हद तक हासिल कर पा रहे हैं अपनी पुरानी आदत के साथ, और अगर हम नहीं हासिल कर पा रहे तो हमें उस प्रैक्टिस को कैसे मॉडिफाई करना। ये एक बहुत अहम एरिया बेटा, क्योंकि मेरे हिसाब से अक्सर बच्चों की फेलियर की वजह ये जो पास पेपर प्रैक्टिस होती है ना, इसमें फॉल्ट है, इसमें वीकनेस होती है। अनसीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बच्चे नहीं ठीक कर रहे होते। तो जनाब हमने सबसे पहले बात करें कि हम प्रैक्टिस करते कैसे हैं, क्यों करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा डिस्कशन को समराइज करता हूं। अभी तक जो बच्चों का माइंडसेट हमारा बन चुका होता है सीए में, या अक्सर टीचर उसकी तरफ लगा देते हैं इनको कि एक्सटेंसिव पास पेपर प्रैक्टिस करनी है भाई, अंधाधुंध करी जाओ, जितने पास पेपर सवाल नजर आते हैं करते जाओ। और हमें उस गिनती का लालच इतना होता है कि हम सवाल पढ़ते हैं और उसका जवाब पढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा सवाल देखने के चक्कर में सवाल पढ़ा, जवाब पढ़ा और लिख के खुश हो गए इसके जवाब को, कॉपी पे जवाब को कॉपी पेस्ट करके खुश हो गए। We don't realize के मकसद क्या है प्रैक्टिस का। हमारा मकसद सिर्फ एक रह जाता है, भाई हमने गिनती पूरी करनी है
और उसके पीछे हमारे जहन में कोई हाइंडसाइट में जो चीज चल रही होती है ना, कि हम जो सवाल इतने ज्यादा सवाल कर लें कि एग्जाम में जब जाए ना तो हमें सवाल जो भी आए देखा भाला लगे, अब फिर वहां पे हम छापा मार देंगे जो हमने किया हुआ था उससे मिलता जुलता सवाल पास में। तो हमारी पास पेपर प्रैक्टिस का अक्सर बच्चों का मकसद नॉर्मली ये रह जाता है, जबकि हकीकतन आपकी पास पेपर प्रैक्टिस का मकसद क्या होना चाहिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका पास पेपर का होना चाहिए क्वेश्चन रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन स्किल। दिस शुड बी योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, कि हम क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को समझना सीखें। हम प्रैक्टिकली जो कर रहे होते हैं, हम करते क्या है, हम सवाल को पढ़ते हैं और पास पेपर क्वेश्चन नॉर्मली हमें आप में से काफी बच्चे पेपर्स कुछ ना कुछ दे बैठे हुए हैं। जब हम पास पेपर पढ़ते हैं ना तो हमें नॉर्मली पास पेपर पढ़ के क्वेश्चन समझ नहीं आता। हम ये नहीं रियलाइज करते, ये हमें समझ नहीं आया, इसकी वजह हमारी रीडिंग कंप्रीहेंशन पावर की कम होना है। हमें रीडिंग और समझ कंप्रीहेंशन वाला चीज को समझना, हमारी रीडिंग और कंप्रीहेंशन पावर कमजोर है। इसको बेहतर करने का तरीका क्या है कि हम बार बार पढ़ें और पढ़ें। जितना रीड करेंगे उतनी रीडिंग पावर, उतनी कंप्रीहेंशन हमारी बेहतर होगी। बट हम क्या समझते हैं, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, जवाब तो अवेलेबल है ना भाई, जवाब से समझ लेते हैं क्या लिखा था, क्या करना था इसका हल। तो हमने रीडिंग कंप्रीहेंशन पे कोई काम नहीं किया, हम जवाब पे चले गए। दूसरी अहम स्किल होती है क्वेश्चन को पढ़ के समझ के उस रिलेटेड टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को सवाल से लिंक करके प्लानिंग आंसर को प्लान करना कि भाई हमने इस जिस चैप्टर का सवाल है, इस चैप्टर पे हमने 10 या 15 कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं। अब उन 15 कॉन्सेप्ट में से इस सवाल पे कितने अप्लाई हो रहे हैं, कौन से 4 या 5 या 8 कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होते हैं, और उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम किस तरीके से, किस फॉर्मेट में, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जवाब पे पहुंच सकते हैं, ये फैसला करना कि भाई स्टेप नंबर 1, 5, 7, 8 और 12 लग रहा है यहाँ पे, ये सोच के फैसला करना। अब हम जिस तरह चलते हैं हम ये स्टेप भी बाईपास कर जाते हैं, क्योंकि हमने तो सारे स्टेप जवाब में देख लिए। हमने सवाल पढ़ा, समझ नहीं आया कैसे करना है, जवाब देखा, जवाब में पता लग गया भाई 1, 2, 3, 7, 8 और 10 ये स्टेप्स लगाएंगे जवाब हो जाएगा। तो हमने वहां से स्टेप्स देख लिए, उसके मुताबिक सवाल हम करके खुश हो गए, हमारा तो पास पेपर क्वेश्चन हो गया, विदाउट रियलाइजिंग कि सबसे जो दो अहम चीजें हैं, जो दो अहम स्किल हैं जो एग्जामिनेशन में हमें चाहिए, क्वेश्चन रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन और प्लानिंग एंड आंसर। हमने तो इस पे काम नहीं किया, हमने किस पे काम किया है, एग्जीक्यूशन पे, कि भाई अगर हमें बता दिया जाए कि सवाल को किन स्टेप्स की मदद से करना है तो हम करने के एक्सपर्ट हैं, लेकिन एग्जाम में कौन बताएगा हमें कि सवाल को किन स्टेप्स की मदद से करना है। तो इसलिए हम एग्जाम में पूरे हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास ये ताकत भी नहीं है, एग्जाम में हमारे जहन में ये कुव्वत भी नहीं है, हमारे पास बस एक ही स्किल है। लेकिन पिछले 2 स्टेप जब एग्जाम में नहीं मिलते तो अक्सर बच्चे जो कहते हैं ना, हमारे इस तरह के पेपर्स में ना, हमारे कॉस्ट मैनेजमेंट में और इवन एमएफ में भी जो बच्चे आती है, सर समझ नहीं आता सवाल शुरू कैसे करें, वो शुरू ही नहीं होता सवाल। वो शुरू इसलिए नहीं होता कि हमें आदत है शुरू करने की जवाब देख के, हमें बता दिया जाए भाई इन स्टेप से सवाल होता है तो हम इस चीज की आती हैं। एग्जाम में जब कोई नहीं बताता तो हम लिख नहीं पाते, अक्सर बच्चों की फीडबैक होती है। इसकी वजह क्या होती है कि आपने इंदाज में लिखी होती है। हमें प्रैक्टिस में ये चीज सीखनी है, ये सीखनी है, ये सीखनी है, और ये कैसे सीखी जाएगी, जब हम अनसीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और अनसीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं, ये जनाब तरीका है। आदत डालिए, क्वेश्चन, ये यकीन मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ के समझ एक दफा नहीं आता। आप मुझे ये सब्जेक्ट पास किए हुए 30 साल हो गए, मैं तकरीबन, मुझे आज से 30 साल पहले ही पहली दफा मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाया था, और 20-21 साल कॉलेजेस में मुझे सब्जेक्ट पढ़ाते हुए हो गए। लेकिन आप मुझे अभी भी कोई अनसीन क्वेश्चन एग्जाम लेवल दोगे ना, कैफ 3 का भी, एक दफा पढ़ के मुझे भी समझ नहीं आता।
आप किस खेत की मूली हुई? और वो जो कहते हैं तुसी तो शायद कोई नहीं, ठीक है, तो मुझे भी एक दफा पढ़ के समझ नहीं आएगा, मतलब मुझे इसमें कोई आर नहीं है ये बात मानने में। अनसीन क्वेश्चन अनसीन ही होता है। मैं भी दूसरी दफा पढ़ूंगा ना, फिर मुझे समझ आएगा हाँ ये सवाल ऐसे होना है। तो आप अभी बच्चे हैं, आप अभी चीजें सीख रहे हैं। आपको शायद अभी किसी, जब आप चैप्टर पहले दफा पढ़ोगे ना, उसका जब एग्जामिनर क्वेश्चन अनसीन खुद करने बैठोगे, हो सकता है आपको 3 दफा 4 दफा 5 दफा पढ़ना पड़े। पढ़ो, बार बार पढ़ो। 3 दफा पे आना तो टारगेट है, 3 दफा पढ़ के पूरा सवाल समझ आ जाए, हम कर पाए, टारगेट है। हाँ बहुत आसान सवाल है, 2 दफा में भी समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन एक जो सेक्शन बी वाले सवाल होते हैं ना 15-18 नंबर वाले, वो 3 दफा पढ़ने पड़ेंगे, फिर समझ आएंगे। मतलब मैं तो यहां तक कहता हूं, आपको अगर 2 दफा पढ़ के लगे भी नहीं कि समझ आ गया तो समझो धोखा हो रहा है, समझ नहीं आया। और लिटरली हम क्लास में देखेंगे कि आपको 2 दफा पढ़ के जो चीज समझ आ रही होगी ना, हकीकतन वो नहीं होगी। तीसरा पढ़ोगे तो एक जुमला ऐसा नजर आ जाएगा जिससे मतलब ही बदल जाएगा चीजों का सारा, जो कि पहली दफा में दूसरी दफा में आपको समझ नहीं आ रहा था, पिक नहीं कर रहे थे उस जुमले को, उस वर्ड को पिक नहीं कर रहे होते, दूसरी तीसरी दफा में पिक होता है। तो इसलिए रीडिंग इज वेरी क्रिटिकल। हम जब भी अनसीन क्वेश्चंस करेंगे, हम सवाल को बार बार पढ़ने की आदत डालेंगे, 3 दफा 4 दफा भी पढ़ना पड़े, 5 पेपर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप, हम पढ़ते हुए फिर आंसर प्लान करना शुरू करेंगे। भाई इसको किस फॉर्मेट में, किन स्टेप्स को फॉलो करके हमें इसका जवाब प्रेजेंट करना चाहिए। अच्छा, बाज़ औक़ात हम सवाल जब पढ़ रहे होते हैं तो सवाल में कोई डिफरेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं, अच्छा इसका ये करना है, इसकी ट्रीटमेंट ऐसे करनी है, इसकी ऐसे करनी है, इसकी ऐसे करनी है। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमें समझ नहीं आते, यार पॉइंट नंबर 3 का आंसर हमें समझ नहीं आ रहा, इसका करना क्या। तो भाई बी प्रिपेयर्ड। एग्जाम में आपको हर सवाल 100% नहीं आता होता। एग्जाम में हर सवाल में कुछ ना कुछ 1-2 ट्रीटमेंट ऐसी हो सकती है, शायद आपको 1 या 2 सवाल आते हैं 100%, लेकिन ज्यादातर सवालों में 1-2 ट्रीटमेंट ऐसी आएंगी जहां पे आप फंसोगे, समझ नहीं आएगी क्या करना है। तो भाई कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि परफेक्ट पेपर शुड नॉट बी योर टारगेट। हो जाए बट नहीं हो रहा तो परफेक्ट का मतलब तो 100/100 है भाई इस पेपर में। तो हमें पास होने के लिए कितना चाहिए होता है? 50। इसका मतलब हम 100 का पेपर अगर कर रहे हैं, 50 की गलतियां भी हो जाएं फिर भी पास हो जाते हैं। सो हमें अगर 2-4 नंबर के 2-4 स्टेप्स नहीं आते, ये ध्यान रखिएगा कि सवाल सही या गलत नहीं होता। मैं एक स्टेप यहां से थोड़ा सा हिल के अगली स्लाइड पे ले जाता हूं। सवाल 10 नंबर का, छोड़ दीजिए किस टॉपिक का सवाल है, 10 नंबर का सवाल है, पर 10 नंबर से 10 या 0 नहीं होता। ये स्टेप्स गिवन है, ये काम कर लोगे 2 नंबर मिल जाएंगे, ये काम करोगे 1 नंबर मिलेगा, ये करोगे 2 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 1 नंबर, आधा नंबर, 10 नंबर ऐसे बटे हुए हैं। अब इश्यू क्या आता है, ये काम होगा, ये काम होगा तो यहां तक पहुंचेंगे हम। लेट्स अज्यूम ये वैल्यू निकलेगी तो अगली, ये निकलेगी तो अगली, इस तरह चलना है। अब हमारा बच्चा क्या सोचता है, भाई मैं तो यही नहीं निकाल पा रहा, तो आगे सवाल मैंने क्या करना है, मिट्टी डालो। दिस इज द मेन इशू, यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। मार्किंग स्कीम इसको हम कहते हैं। आपने आदत, आपकी किताब जो आप मिलेगी, आपको लेंगे आप में पास पेपर क्वेश्चन में तकरीबन को पिछले 5-6 साल से आईकैप ये मार्किंग स्कीम दे रहा है। तो जितने क्वेश्चन साथ मार्किंग स्कीम अवेलेबल थी आईकैप की, मैंने साथ अटैच की हुई है। यू हैव टू लुक एट दैट, इसको रेगुलरली आपने देखना है। इसका मतलब क्या है कि भाई 10 नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप में बटे में हैं। इन 6 में से जो आप स्टेप ठीक करोगे उसका नंबर आपको मिलेंगे। लेट्स अज्यूम आपने वैल्यू ठीक निकाल दी, इसके 2 नंबर मिल गए, लेकिन ये वैल्यू गलत निकाली तो 0 हो गया। लेकिन इस गलत वैल्यू को लेके ये फार्मूला ठीक इस्तेमाल कर लिया आपने, 1 नंबर मिलेगा। इस गलत वैल्यू को लेके ये स्टेप ठीक कर दिया, 2 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर यहां कटे हैं आपके, बस गलत वैल्यू आपने एक स्टेप में निकाली, उस गलत वैल्यू को लेके आगे स्टेप में चलते जाएंगे। आगे वैल्यू के नंबर नहीं है, नंबर है आपके कॉन्सेप्ट्स के, ट्रीटमेंट के, ठीक है। तो गलत वैल्यू लेके आगे चलने से अगले स्टेप के नंबर नहीं कटते, सिर्फ यही के नंबर कटते हैं। और मैं आपको यहाँ पे जो चीज समझाने लगा हूं कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो आंसर क्वेश्चन की, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको पहला स्टेप आता ही नहीं है। गलत मतलब छोड़ दो, आपको आता ही नहीं है। तो भाई आता नहीं है तो आसानी से आप वैल्यू ज़ूम कर लो। मुझे भाई इसकी कैलकुलेशन नहीं आती, मैं ज़ूम करता हूं, ये 100 है, 100 ज़ूम करो,
आगे चल पड़ो, दूसरा स्टेप पे आओ, तीसरे पे आओ, चौथे पे, जहां फंसो वैल्यू जूम करो। चलो ये है कि क्वेश्चन पढ़ते हुए प्लान करो, और प्लानिंग में सोच लो कि कौन सी वर्किंग आप कर सकते हो और कौन सी वर्किंग आपसे नहीं होनी। तो जो स्टेप्स आपसे नहीं होना उस पर फिगर जूम करके चल पड़ो, ये आदत अपनाओ। इस अंदाज में अनसीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सॉल्यूशन की मदद से आंसर छापना नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्यूशन पढ़ा और छाप दिया और परफेक्ट क्वेश्चन करके हम खुश हो गए जी, बड़ा हमने बेहतरीन, हमने एग्जामिनर सॉल्यूशन से मैचिंग पेपर पे कर दिया। तो भाई कॉपी पेस्ट करना में कौन सी अचीवमेंट है, देख के छाप देने में कौन सी अचीवमेंट है। अचीवमेंट ये है कि आप आंसर्स को देखे बगैर सॉल्यूशन बनाओ और फिर देखो इस आंसर में मेरी गलतियां क्या है। गलतियां हुई हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की गलतियां होगी, कोई बात नहीं, 10 में से 7 आगे 6 आगे मोर देन एनफ है। जैसे जैसे रिवीजन प्रैक्टिस होती है कि स्कोर हमारा बेहतर से बेहतर होता जाएगा। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस इस अंदाज में करनी है कि क्या है पेपर में हमारा बच्चा फेल कौन सा होता है ऑनेस्ट स्पीकिंग। जो मैं प्रिपेयर्ड बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो तैयारी करके गया, तैयारी किया हुआ बच्चा वो फेल होता है जो एक पॉइंट पे आता है और वहां पे फंस जाता है। 1 नंबर 1.5 नंबर का पॉइंट होता है, वहां पे 15-20 मिनट जाया कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको आदत है बचपन से कि मैंने तो परफेक्ट आंसर लिखना है। तो भाई पास होने के लिए परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए, पास होने के लिए कंप्लीट आंसर चाहिए, बीच में कुछ चलेगा। क्योंकि परफेक्ट आंसर में तो 10 में से 10 आ जाते हैं, 10 में से 10 लेने तो खुदा ना खासा हम एग्जाम में नहीं ना जाते। हम तो 100 में से 50 ले लेंगे, 10 में से 10 लेने की नीयत से जाए तो 100 में से 100 आ जाएंगे। तो ऐसा इरादा तो नहीं होता हमारा। ठीक है, तो 99% बच्चे तो हम 100 में से 50, 55, 60 लेने पे बहुत मोर देन हैप्पी हैं। एक आध बच्चा जरूर है जो माशाल्लाह सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट डिस्टिंक्शन के लिए जाते हैं, उनके ख्वाब जरूर होते हैं, बट वो भी अगर लालच में पड़ जाएंगे ना तो पेपर उनका भी रह जाएगा। तैयारी अच्छी होती है आपकी, होगा क्या, जो हाई अचीवर्स होते हैं उनकी assumptions कम होती हैं, उनकी एरर्स कम होती हैं, परफेक्ट सॉल्यूशन वो भी नहीं दे रहे होते, ये भी ध्यान में रखिएगा। हाई अचीवर्स की भी परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होते, उनकी एरर्स, उनकी assumption कम होती हैं। पेपर पूरा करेंगे जो बच्चा, उसके नंबर हाई अचीवर में भी हो ही जाएगा और पास में भी हो ही जाएगा। तो हमने ये चीज प्रैक्टिस करते हुए लानी है कि आंसरिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और ये मैंने मार्किंग स्कीम से आपसे डिस्कस कर ली। एक साथ एग्जामिनर कमेंट्स भी हैं, ये भी आपके नोट्स में शामिल है। पास्ट पेपर में एग्जामिनर हमें सिर्फ मार्किंग स्कीम नहीं देता, हमें कमेंट्स भी देता है। अब ये कमेंट्स भी आपने रेगुलरली देखने हैं, ये कमेंट्स भी हमें काफी कुछ सिखाते हैं। जैसे इन कमेंट्स में पता लगता है कि आई कैप का पास परसेंटेज क्या है टोटल इस अटेम्प्ट में, जो भी अटेम्प्ट है। इंडिविजुअल क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स क्या है, 9 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, हर क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स बताए मैं आई कैप ने। इनसे आपको पता लग रहा है भाई सबसे खतरनाक क्वेश्चन कौन सा है। ये बड़े खतरनाक क्वेश्चन है, बड़े लीस्ट पासिंग रेट यहाँ पे है। सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा है, ये बड़े हाई पासिंग रेट वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको आइडिया ये भी होता है कि भाई किस टॉपिक्स में जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होता है, किस क्वेश्चन में जनरली बच्चे फंसते हैं। तो ये एवरेज स्कोर है ना, इसका मतलब ये एवरेज जनरली बच्चों में यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, यहाँ पे जनरली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो जरा इन सवालों को जब फाइनल प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, हम ज्यादा तवज्जो दे लेंगे कि भाई फिर आगे बच्चे टीचर ने क्या लिखा हुआ है, यहाँ एग्जामिनर ने क्या लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 का तो खैर रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैंने वो उठा लिया हुआ है, लेकिन इसमें भी कुछ गलतियां हैं। उसने कहा कि जी ये बच्चों ने इसको कंसिडर नहीं किया, इसकी ट्रीटमेंट नहीं की, फलाना नहीं किया, गलतियां बता दी। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स। आप जब एक क्वेश्चन करते हो उसके बाद ये पढ़ लेते हो तो आपको पता लग गया कॉमन मिस्टेक्स बच्चों ने क्या की। अब आपके दिन में अलर्ट लग गए कि भाई मैं जब इस तरह के सवाल किया करूंगा तो मैं यहाँ से मुहतात रहूंगा, मैं ये गलतियां नहीं करूंगा। तो आपको ये अक्सर टीचर भी हम पढ़ाते हुए क्लास में कहते रहते हैं, बेटा ये गलती नहीं करना, ऐसे इस चीज का ख्याल रखना। ये वही बातें इसने यहाँ पे लिखी है कि कॉमन मिस्टेक्स, यहाँ पे कॉमनली बच्चे ये गलती कर जाते हैं। तो वो जब हमें बता देता है, हम इसको पढ़ रहे होंगे तो हम गलतियों से बचने की कोशिश कर पाएंगे। तो जनाब हमने लर्निंग करनी है, हमने रिवीजन करनी है, हमने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अनसीन क्वेश्चन की, क्वांटिटी के पीछे नहीं जाना बेटा जिंदगी में। प्रैक्टिस पास पे प्रैक्टिस करते हुए क्वांटिटी के पीछे नहीं जाना कि 10 साल के क्वेश्चन करने हैं मैंने। आप 2 साल के कर लो, 4 साल के कर लो, लेकिन करो उस तरीके से जो आपको ये बताया है।
भाई सवाल को बार बार पढ़ना है, सवाल को प्लान करना है, जो वर्किंग आती है वो करनी है, जो नहीं आती अजम्पशन लेकर सवाल पूरा कर देना है। सवाल पूरा करने की प्रैक्टिस करनी है विदाउट द हेल्प ऑफ द आंसर। जितने सवाल करो इस तरीके से करो, हाँ पूरा कर लो सवाल, अब कंपैरिजन करो आंसर से जाके, भाई यहाँ पे क्या हमने गलतियां की, क्या चीजें हम ठीक कर सकते थे, क्या बेहतरी कर सकते हैं, वहां से सीखिए, ताकि अगली बार जब अनसीन क्वेश्चन करेंगे तो हमारा स्कोर बेहतर हो जाएगा उसमें। और कहीं पे फंस के टाइम ज़ाया नहीं करना, जहां फंसो जो वर्किंग नहीं आ रही वैल्यू ज्यूम करो, नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाओ, क्योंकि टारगेट है ड्यू टाइम में क्वेश्चन को कंप्लीट करना। जी एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे के ज़हन में यहाँ पे कोई सवाल हो, दिन में की कोई ऐसी मैं कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट दे दूं जो आपको हजम नहीं हुई, तो पूछ लिया करें हाथ खड़ा करके कि भाई बात कुछ समझ नहीं आई, बात कुछ जमी नहीं। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हमारा ये जो सब्जेक्ट है कैफ-टी, इसमें मैं ब्रीफली थोड़ी सी बात करूंगा, एग्जाम स्ट्रेटजी पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैंने कल आप लोगों को जुमला एक बोल दिया था कि एक अच्छा भला तैयार बच्चा भी अगर 3 घंटे 15 मिनट सही नहीं गुजारेगा ना, फेल हो जाएगा। तो हमें बहुत ये जरूरी है, मैं इसको कहता हूँ आप ये 4-5 महीने यहाँ पे पढ़ोगे ना, 4 महीने क्लास में, 1 महीना घर पे तैयारी करोगे, फिर एग्जाम में जाओगे, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि ये जो वक्त है इट इज लाइक गैदरिंग एमिनिशन। आप असला इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है जी, बंदूकें, पिस्तौलें, क्लास में पढ़ा, घर में गए, टेस्ट दिए, प्रैक्टिस दी की, ये सारा आप असला इकट्ठा कर रहे हो, किस लिए? एग्जाम में जाके लड़ाई लड़नी है, बैटल लड़नी है। आपने असला इकट्ठा कर लिया लेकिन वॉर स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, बैटल फील्ड को स्टडी नहीं किया, एनिमी को स्टडी नहीं किया, उसकी अप्रोचेज, उसकी चीजों को स्टडी नहीं किया, उसके पास क्या असला है पढ़ा नहीं, और फिर फ्रेश माइंड के साथ, मतलब सारी रात जागते रहे हो, फौजी मैदान जंग में चला जाए तो लड़ना उसने क्या, उसको तो वहां पे नींद के झोंके आते रहेंगे। सो या एक और चीज में ऐड करूं, 2 दिन भूखे बैठा हुआ है, फौजी को मैदान जंग में भेजो लड़ने के लिए, उसने लड़ना की एनर्जी नहीं है उसमें। सो जब आपने 4 महीने असला इकट्ठा कर लिया है तो भाई मैदान जंग के लिए भी प्रॉपर सोच समझ के तैयारी करो। एग्जामिनेशन में खास तौर पर कैफ-टी की बात करूं, मस्ट प्लान के भाई विजन है या नहीं है। अक्सर बच्चे जी, जिस तरह कल मेरी एक बच्चे से बात हो रही, बीएफडी में वो फेल हो गया था, मैंने पूछा था क्यों फेल हुए थे, क्या सर मैं रात को सोया नहीं था सही तरह। उसका सीधा जवाब है था कि मेरा रिपोर्टिंग का पेपर मैंने दिया, रिपोर्टिंग के अगले दिन मेरा बीएफडी का पेपर था फाइनल लेवल पे, तो आई डिड नॉट स्लीप वेल, मैं सारी रात रिवाइज करता रहा। मैंने कहा बेटा मैं क्लास में कहता हूँ कि अगर आप रात को रिवीजन के लिए जागते हो तो आप अपना नुकसान के अलावा कुछ नहीं करते। सुबह पेपर है और आज आप सारी रात बैठ के रिवाइज कर रहे हो कि मैं सब कुछ सिलेबस रिवाइज कर लूं तब पेपर देने जाऊंगा, तो भाई मैंने कहा अपने नुकसान के अलावा कुछ नहीं कर रहे आप। रिवीजन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कर सकते हो करो, लेकिन नहीं कर पाए छोड़ दो, सो जाओ 7-8 घंटे, सोए बगैर पेपर नहीं देने जाते इस तरह का, ना ये वाला, ना एमएफए का, ना बीएफडी का। बाकी पेपर में ना 2 घंटे 3 घंटे सो के भी चले जाओ, शायद गुजारा हो जाता हो, मैं नहीं कहता उनका बारे में, लेकिन ये जो पेपर है कैफ-टी, एमएफए, बीएफडी, अगर 7-8 घंटे से कम सोए बगैर जाओगे तो आप घर से ही 10-15 नंबर लूज करके जा रहे हो। सो फ्रेश में माइंड एंड फुल डाइट, इसके साथ खाना पीना खा के जाते हैं, खाए बगैर जाओगे तो भी ब्रेन आपकी एफिशिएंसी लो हो जाती है, फ्यूल नहीं मिलता, दिमाग ग्लूकोज के बगैर नहीं चलता। बाकी चीजें तो इंशाअल्लाह हम साथ साथ करते रहेंगे। बेटा एक ये चीज मैं हाईलाइट कर दूं, अवॉइड माइंडसेट्स, एग्जाम टेक्निक्स पे बातें चलती रहेंगी, माइंडसेट्स अवॉइड करने होते हैं बेटा। हम लोगों की एक साइकी है, हम अपनी एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर लेते हैं कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कौन से टॉपिक का सवाल आना है, कौन से टॉपिक का सवाल नहीं आना, मैं पहले किसका करूंगा बाद में किसका करूंगा। नॉर्मल गाइडलाइन एग्जाम में क्या होती है, आसान और छोटे सवाल पहले कीजिए, मुश्किल और लेंथी सवाल बाद में कीजिए। दिस इज अ जनरल गाइडलाइन व्हिच इज वेरी हेल्पफुल। रीजन, आसान और छोटे सवाल यूजुअली जल्दी हो जाते हैं, आपको पढ़ने में समझने में आसानी रहती है और जल्दी आप कंप्लीट कर पाते हो। लेंथी सवाल को पढ़ने में समझने में टाइम लगता है, उनमें डाटा ज्यादा होता है, कहानी लंबी होती है, समझने में पढ़ने में टाइम लगता है, एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। तो जनरली हम एग्जामिनेशन में जब जाते हैं तो वी आर अ बिट नर्वस, थोड़े टेंशन में होते हैं।
अब उस नर्वसनेस में अगर हम कोई लंबा सवाल पकड़ लेना तो हम उसको समझ नहीं पाते सही तरह। इसलिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड स्टार्ट विद स्मॉलर क्वेश्चन जो जल्दी समझ आते थे, टेंशन नहीं देते आपको। हाँ, जब एडजस्ट हो जाए, मिडिल में पहुंच जाए, घंटा गुजर जाए, फिर आपको लेंथी सवाल को भी हाथ डाल लें, हर्ज कोई नहीं है। लेकिन आप मुश्किल तरीन सवाल सबसे एंड पे रखते हैं। घर से सोच के नहीं जाते कि मैं टॉपिक ए का सवाल सबसे पहले करूंगा, टॉपिक बी का सवाल ये मुश्किल होता है, ये मैं बाद में करूंगा। क्योंकि बाज का टॉपिक ए जो आपका सबसे फेवरेट टॉपिक है, उस पर सबसे मुश्किल सवाल आ जाता है। घर से सोच के गए हो ना, घर से सोच के मैंने टॉपिक ए का सवाल करना है, सबसे पहले वो सवाल पकड़ना शुरू किया और फंस गए वहीं पे। अब वहीं पे आपकी फूक निकल जाती है, यार ये तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था, इस पे आके आपके एग्जामिनर ने इतना मुश्किल सवाल दे दिया तो मैं तो गया। और भाई जो सवाल दिया वो मुश्किल है इस टॉपिक पे, लेकिन बाकी टॉपिक के सवाल भी तो देखो, हो सकता है वहां पे आसान सवाल पड़े। और ऐसा ही होता है, कोई ना कोई सवाल मुश्किल आ जाता है। अगर घर से सोच के जाओगे ना भी कौन सा सवाल मुश्किल होगा, कौन सा आसान होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। मुश्किल आसान का सोचते हैं तैयारी करते हुए, हम तैयारी करते हैं भाई ये मुश्किल टॉपिक है, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, ये आसान टॉपिक है, इसकी थोड़ा कम प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम में बिल्कुल उलट हो जाता है बात का, लिटरली होते देखा है मैंने कई दफा कि आसान तरीन टॉपिक में मुश्किल तरीन सवाल और मुश्किल तरीन टॉपिक में आसान तरीन सवाल, ऐसा हो जाता है। तो घर से नहीं सोच के जाएंगे पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सा नहीं आएगा, फॉर दैट मैटर। ये भी बच्चों की साइकी है जी, ये आएगा और ये नहीं आएगा, सोच के जाते हैं घर से। जो आएगा उसकी बहुत तैयारी की है, जो नहीं आएगा अक्सर उसको छोड़ के चले जाते हैं। वो एग्जाम में जाकर उल्टा हो गया, जो सोचा था वो आएगा वो आया ही नहीं, और जो सोचा था नहीं आएगा उसका 10 नंबर का सवाल आ गया। अच्छा, बच्चे फिर जो माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाते हैं ना, वो पहले 15 मिनट में ही गिर जाते हैं। जब उनकी उम्मीदों के मुताबिक पेपर नहीं बना होता, वहीं पे गिर जाते हैं। तो भाई हम घर से उम्मीदें लेके नहीं जाते, घर से सिर्फ एक इरादा लेके जाते हैं कि पेपर जैसा भी होगा लड़ेंगे, और ये गाइडलाइंस है इनके मुताबिक लड़ेंगे। इस अप्रोच से एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो ही कामयाब हो पाते हैं। ये माइंडसेट्स आपने अपने आप को ट्रेन करना है, इनके अपने आप को इनका आदी बनाना है इन सोचों का। मैं कोशिश करूंगा क्लास में बार बार ये बातें करते रहे, क्योंकि असला जितना मर्जी हो, एग्जामिनेशन में अगर आप प्रॉपरली जज्बे से स्ट्रेटजी से नहीं लड़ते तो आप हार जाते हो, जंग नहीं जीत पाते। अच्छा जी, ये हमारी थोड़ी सी बातें थी लर्निंग, रिवीजन, प्रैक्टिस, एग्जाम स्ट्रेटजी। एग्जाम स्ट्रेटजी में बात बार बार हम करते रहेंगे, जैसे जैसे एग्जाम के करीब जाएंगे और इस पे बातें बढ़ाएंगे। बट फिलहाल टाइम इज कि हम अपनी सब्जेक्ट की तरफ मूव करें, और उसमें पहला हमारा चैप्टर जो हमने अपनी किताब में लिया हुआ है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें से कुछ चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी। ये एज सच एग्जामिनेबल एरिया नहीं है ये चैप्टर, बट इस चैप्टर में हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, और आप कह सकते हैं कि एक तरह का हम कॉस्ट अकाउंटिंग की फाउंडेशन यहाँ पे इस चैप्टर में हम बनाएंगे। आई डोंट थिंक इसमें से कोई भी चीज एग्जामिनेबल होने वाली है, एग्जामिनेबल है। और जैसे मैंने कहा, इनमें से कुछ चीजें ऑलरेडी आपने किसी न किसी सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अपने अंदाज में इसको डिस्कशन करके आपकी फाउंडेशन जो सब्जेक्ट की है उसकी तरह हम ठीक बेहतर अंदाज में ले डाउन कर लें। अच्छा जी, सबसे पहली चीज है जी कॉस्ट। कॉस्ट बिजनेस में क्या है? बिजनेस में कॉस्ट से मुराद है एनी अमाउंट जो हम स्पेंड करते हैं। किस लिए? कोई चीज खरीदने के लिए, कोई चीज बनाने के लिए, ठीक है, या कोई सर्विस देने के लिए। जो भी अमाउंट हम स्पेंड कर रहे हैं बिजनेस में उसको हम कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं फर्नीचर वर्कशॉप की एक मिसाल लेकर उसी को हम चलते रहेंगे। कॉस्ट काउंटिंग हम काफी हद तक उसी मिसाल पे डिस्कस कर रहे होंगे। हमारी फर्नीचर वर्कशॉप में हमने लकड़ी इस्तेमाल की इस डेस्क को बनाने में, दिस इज कॉस्ट। हमने फर्नीचर वर्कशॉप में हमने लेबर की सर्विसेज इस्तेमाल की इस डेस्क को बनाने में, दिस इज अ कॉस्ट। हमने फर्नीचर वर्कशॉप में अपनी मशीन्स को चलाने के लिए बिजली इस्तेमाल की, बिजली का बिल इज अ कॉस्ट। सो हम जो भी अमाउंट स्पेंड करते हैं बिजनेस में कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई सर्विस हासिल करने के लिए, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। और हमारी पहली डिस्कशन है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। बिजनेस में हम जितनी भी कॉस्ट इनकर करते हैं, अब अगर हम उनका पूल बनाएं, उन कॉस्ट को इकट्ठा करें, जैसे वर्कशॉप की मिसाल मैंने 2-3 कॉस्ट तो बोल दी, लकड़ी है,
वर्कर की सैलरी है, बिजली का बिल है, थोड़ा और आगे चले, फैक्ट्री में हमारे फैक्ट्री का अकाउंटेंट है, उसकी सैलरी है, हमारी फैक्ट्री का किराया है, हमारी फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी सैलरी है। फिर अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में एक होती है फैक्ट्री और एक होता है हेड ऑफिस। ये दो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। फैक्ट्री में नॉर्मली क्या, बल्कि हमेशा ही फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम किया जाता है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है। व्हाट इज प्रोडक्शन प्रोसेस को बताएगा, व्हाट इज प्रोडक्शन प्रोसेस? बिल्कुल ठीक है जी, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस जिस प्रेमिसेस में, जिस एरिया में किया जाता है उसको हम फैक्ट्री कहते हैं। लेकिन फैक्ट्री is one function of a business, चीज बनाना। There are many other functions of the business, जैसे sales and marketing है, जैसे finance है, जैसे administration है। There are many other functions. Normally factory के जो production functions के अलावा जो functions होते हैं उनको usually head office functions हम कहते हैं। Head office और factory अक्सर organization में दो अलग-अलग premises में भी होते हैं। अक्सर companies में factory किसी दूसरे शहर और head office किसी दूसरे शहर भी होता है। और अक्सर बिजनेसेस में एक ही बाउंड्री वॉल के अंदर ये फैक्ट्री और ये हेड ऑफिस ऐसे भी होता है, ठीक है। तो दो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, एक फैक्ट्री जिसमें प्रोडक्शन फंक्शंस ऑपरेट करता है और एक हेड ऑफिस जिसमें नॉन प्रोडक्शन फंक्शन ऑपरेट करता है। तो आपके खर्चे फैक्ट्री में भी हो रहे होते हैं, आपके खर्चे हेड ऑफिस में भी हो रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि फैक्ट्री में हमारी लकड़ी, कपड़ा, वर्कर की सैलरी, गार्ड की सैलरी, स्टोर कीपर की सैलरी, फैक्ट्री अकाउंटेंट की सैलरी है। तो हेड ऑफिस में अकाउंटेंट का, हेड ऑफिस का जो सीएफओ उसकी सैलरी, हेड ऑफिस में सीईओ बैठा हुआ है उसकी सैलरी, हेड ऑफिस का रेंट, हेड ऑफिस के बिजली की बिल, वो भी खर्चे हैं। तो ये सारे बिजनेस के खर्चे हैं। बिजनेस में फैक्ट्री में भी खर्चे हो रहे हैं, बिजनेस में हेड ऑफिस में भी खर्चे हो रहे हैं। These are all costs of the business. अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कि हम ये बिजनेस की सारी कॉस्ट को अगर इकट्ठा कर लें, एक लिस्ट बना लें इनकी, फैक्ट्री हेड ऑफिस की खर्चों की लिस्ट बना लें, तो हम इन खर्चों को इन डिफरेंट अंदाज से तकसीम कर सकते हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट को क्लासिफाई करने के चार तरीके हैं। बिजनेस की टोटल कॉस्ट की लिस्ट को हम चार तरीकों से तकसीम कर सकते हैं। हम वन बाय वन इन पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट। हम बिजनेस की तमाम कॉस्ट को बाय एलिमेंट तकसीम कर सकते हैं। बाय एलिमेंट कॉस्ट के तीन हिस्से बन सकते हैं, एक मटेरियल, एक लेबर और एक एक्सपेंसेस। आप बिजनेस की कॉस्ट को तीन कैटेगरीज में बांट सकते हो अगर बाय एलिमेंट तकसीम करने जाओ। मटेरियल से मुराद है कॉस्ट ऑफ कमोडिटी। जैसे मैंने अभी डिफरेंट एग्जांपल बोल रहा था, हमारी फैक्ट्री में लकड़ी इस्तेमाल हुई, दिस इज कमोडिटी, फिजिकल थिंग है, इस पे जो खर्चा हुआ दिस विल बी कैटेगराइज्ड एज मटेरियल कॉस्ट। हमारी फैक्ट्री में डेस्क बनाने में ये लोहे के पाइप इस्तेमाल हुए, दिस इज फिजिकल कमोडिटी, इस पे जो खर्चा लगा ये भी मटेरियल की कैटेगरी में क्लासिफाई होगा। डेस्क बनाने में कपड़ा लगा, दिस इज मटेरियल। डेस्क बनाने में वर्कर को तनख्वाह दी गई, दिस इज लेबर। लेबर कॉस्ट, हर वो पैसा जो हमने पे किया है किसी ह्यूमन सर्विसेज के अगेंस्ट, वो लेबर कैटेगरी में जाता है। हमने वर्कर को तनख्वाह दी गई, लेबर। हमने फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह दी गई, लेबर। हमने फैक्ट्री में हमारा जो गोदाम है उसके स्टोर कीपर है उसको तनख्वाह दी गई, लेबर, ठीक है। सो ह्यूमन सर्विसेज के अगेंस्ट तनख्वाह जो दी गई वो लेबर है, और फिजिकल कमोडिटी पे जो अमाउंट स्पेंड हुई वो मटेरियल है। जैसे हमने हेड ऑफिस में वाउचर पैड बाय किया, हमने कोई डायरी बाय की हेड ऑफिस में अपने अकाउंटेंट के लिए, दिस इज आल्सो मटेरियल। फिजिकल कमोडिटी बाय की ना, मटेरियल। हमने हेड ऑफिस में फोटोकॉपी के लिए पेपर्स रिम बाय किया, दिस इज मटेरियल। हमने हेड ऑफिस में अपने अकाउंटेंट को तनख्वाह दी, लेबर। हमने हेड ऑफिस में अपने सीएफओ को तनख्वाह दी, लेबर।
हमने हेड ऑफिस में अपने मार्केटिंग मैनेजर को तनख्वाह दी गई है, हमने अपनी सेल्स टीम के लिए स्टेशनरी बाय की, मटीरियल। सो आप कोई फिजिकल कमोडिटी बिजनेस के लिए बाय करते हो मटीरियल, आप ह्यूमन सर्विसेज के अगेंस्ट पैसे दे करते हो लेबर। तो हमने कहा जी फैक्ट्री के अपने बिजनेस के सारे खर्चे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक मटीरियल, एक लेबर, और जो मटीरियल और लेबर नहीं है उसको हम कहते हैं अदर एक्सपेंसेस। जैसे बिजली का बिल, ये मटीरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, अदर एक्सपेंसेस। इसकी पहचान बड़ी सिंपल है, इसकी पहचान भी सिंपल है, और जो इनमें पूरा ना उतरे अदर एक्सपेंसेस, सिंपल का केस है, ठीक है जी। ये इसकी पहचान कोई है ही नहीं, इसकी पहचान है ही है कि भाई जो यहां ना आए, यहां ना फिट हो, उसको इधर फिट करा दो, अदर एक्सपेंसेस। तो ये है जी, हम चाहें तो हम पूरे बिजनेस की एक्सपेंसेस को इन 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, और ये कहलाती है क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट। ये क्लासिफिकेशन मैं फिर बता दूं, हमें क्वेश्चन नहीं आने लगा कि भाई इन कॉस्ट को तकसीम करो, लेकिन हम जब क्वेश्चन पढ़ा करेंगे ना, उन क्वेश्चन में ये टर्मिनोलॉजीज यूज हुआ करेंगी, और अगर हम इन टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। तो अदर एक्सपेंसेस की मिसाल रेंट ऑफ द फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द फैक्ट्री, हेड ऑफिस का रेंट या इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे अदर एक्सपेंसेस हैं। देयर विल बी मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस एज वेल। तो एक बात हमने की कि हम अपने बिजनेस की कॉस्ट को अगर चाहें तो 3 हिस्से बाय एलिमेंट कर सकते हैं, और जैसे मैं बात कर रहा था कि ये हमें अंडरस्टैंडिंग जितनी हमारी अच्छी होगी किसी भी टॉपिक के बैकग्राउंड के बारे में, उतने अच्छे अंदाज में हम क्वेश्चन को समझ के अटेम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा जी, एक और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। बिजनेस में अगर हम देखें तो देयर आर मेनी फंक्शंस। 2 मेन कैटेगरीज हैं और फिर आगे सब कैटेगरीज आ जाती हैं। 2 मेन कैटेगरीज किसी बिजनेस की होती हैं, प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन, और इनकी क्लासिफिकेशन बड़ी आसान है कि जो फैक्ट्री में जो भी खर्चा होता है उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, और जो हेड ऑफिस का खर्चा है वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। हाँ, अब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के फिर आगे फर्दर सब कैटेगरीज बन जाती हैं, सेलिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। इन सब की समझ है इन टर्म्स की हमें? गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं थोड़ा सा फैक्ट्री की चीजों को हम जरा ज्यादा तवज्जो करना चाहूंगा, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? क्या थी कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना। हमने कहा था जी हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना सीखेंगे, और भाई जब हम कॉस्ट पर यूनिट कह रहे हैं तो बेसिकली कॉस्ट पर यूनिट में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट ली जाती है। ये एक बहुत अहम ये क्लासिफिकेशन हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के रेफरेंस है कि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं ना, भाई ये एक डाइस हम अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं, इस डाइस की कॉस्ट क्या है, इस डाइस की प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट से मुराद है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को बनाने में फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा। अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा हेड ऑफिस भी कोई रोल प्ले कर रहा होगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी कोई काम कर रहे होंगे, फिर अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई सेल्स की टीम भी कोई काम कर रही है, लेकिन वो सारे खर्चे प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं आते। प्रोडक्ट कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट से मुराद है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में जिस कॉस्ट से डील कर रहे होंगे वो होगी प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कहा जी हम अपने बिजनेस की पूरी कॉस्ट इकट्ठी करें, जिसमें हेड ऑफिस की फैक्ट्री की भी कॉस्ट हो। एक तरीका है सारी कॉस्ट इकट्ठी करके मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस में तकसीम कर दो। दूसरा तरीका सारी कॉस्ट इकट्ठी करो, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन में तकसीम कर दो, और नॉन प्रोडक्शन को फर्दर सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, इसमें भी तकसीम किया जा सकता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि कॉस्ट हमने कहा जी प्रोडक्शन कॉस्ट ही हमारी कॉस्ट पर यूनिट होती है, और प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे वो सारे खर्चे हैं जो फैक्ट्री में होते हैं। तो फैक्ट्री का फंक्शन थोड़ा सा मैं आपसे शेयर कर लूं कि भाई फैक्ट्री
काम कैसे करती है, उसमें क्या क्या डिपार्टमेंट्स फैक्ट्री में आ जाते हैं। थोड़ी सी जगह बढ़ा लेते हैं, इतनी छोटी फैक्ट्री बननी नहीं है। ये जी हम यहाँ पे अगर गेट लगाएं फैक्ट्री का, लेट्स अज्यूम ये हमारे फैक्ट्री का गेट है। हमारी फर्नीचर फैक्ट्री की हम बात करते हैं। आपने बिजनेस चलाना है तो बिजनेस चलाने के लिए फैक्ट्री में फर्नीचर बनाने के लिए सबसे पहले आपको मटेरियल चाहिए। मटेरियल होगा तो चीज बनेगी ना। तो नॉर्मली लेट्स अज्यूम यहाँ पे आपका एक रॉ मटेरियल गोडाउन है, रॉ मटेरियल गोडाउन होता है, गोदाम या गोडाउन होता है। तो ये फैक्ट्री गेट से रॉ मटेरियल यहाँ डिलीवर होता है। देन यू हैव सम प्रोडक्शन फैसिलिटी, जिसमें हमने भी बात की प्रोडक्शन से मुराद है रॉ मटेरियल, वो प्रोसेस जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड सेलेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर आपके पास एक प्रोडक्शन हॉल आ जाता है। ये हम प्रोडक्शन हॉल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्शन फैसिलिटी है, ये हमारा प्रोडक्शन हॉल है। तो अब होता क्या है, जब भी हमें किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा, जनाब ये 50 डेस्क बनाने हैं, तो रॉ मटेरियल यहाँ से प्रोडक्शन हॉल में शिफ्ट कर दिया जाता है कि भाई ये लकड़ी, पाइप, कपड़ा, फोम पकड़ो और इसके डेस्क बना दो। प्रोडक्शन हॉल में ये सारा काम किया जाता है और इसके बाद यहाँ पे हम एक और गोदाम रख लेते हैं। इसको हम कह देते हैं फिनिश गुड गोदाम। प्रोडक्शन हॉल में यहाँ से रॉ मटेरियल एंटर हुआ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इस पे काम होता गया। जैसे मैं चले थोड़े डिपार्टमेंट्स भी हम ऐड कर लें, सिंपल, बहुत ज्यादा हम एडवांस में नहीं जाते। हम कहते हैं एक हमारा डिपार्टमेंट था कटिंग, जिसने लकड़ी और पाइप के साइजेस डिजाइन के मुताबिक काटे। फिर एक डिपार्टमेंट हमारा आ गया असेंबली, जिसने डिफरेंट टुकड़ों को डिजाइन के मुताबिक जोड़ा। फिर एक डिपार्टमेंट हमारा आ गया फिनिशिंग, जिसने प्रोडक्ट के पेंट वगैरह करके इसको कस्टमर के लिए रेडी किया। मे भी एक पैकिंग भी हो सकता है, हम इसके आगे चले एक डिपार्टमेंट पैकिंग भी ऐड कर लेते हैं, थोड़ी और बड़ी फैक्ट्री कर लेते हैं। हमारे कौन से पैसे लगने हैं यहाँ पर, हमने फैक्ट्री थोड़ी और बड़ी कर ली है ना। और हमने कहा जी यहाँ पे एक पैकिंग डिपार्टमेंट ही होना चाहिए जो गुड्स को डिस्पैच के लिए रेडी करता है। और इसके बाद ये जनाब हमारा गोदाम फिनिश गुड्स का, यहाँ से प्रोडक्ट इधर ट्रांसफर होगी। अच्छा, ये एक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आया, प्रोडक्शन शुरू हुई, कटिंग, असेंबली, फिनिशिंग, पैकिंग, फिनिश गुड्स हो गई। अब यहाँ से कस्टमर को चीजें डिस्पैच हो जाया करेंगी, जैसे हमें हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आएगी उसके मुताबिक कि जी फलानी पार्टी को इतने डेस्क भेज दो, फलानी पार्टी को इतनी कुर्सियां भेज दो, यहाँ से डिस्पैच हो जाएंगी। अच्छा, अब इसके अलावा देयर विल बी सर्टन अदर फंक्शंस एज वेल इन द फैक्ट्री। मैं थोड़ी सी ऐड अगर करूँ तो अब फैक्ट्री में यहाँ पे भी स्टाफ है, इधर भी ह्यूमंस इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी ह्यूमंस है, इवन यहाँ पे भी ह्यूमंस हैं, यहाँ पे भी आपके गार्ड खड़े हुए हैं ना भाई, इधर भी गार्ड खड़े हुए हैं, इधर भी स्टोर कीपर हैं, इधर भी आपके वर्कर्स हैं, यहाँ पे भी आपका स्टोर कीपर है। ह्यूमंस आर इन्वॉल्व एवरीवेयर। फिर यहाँ पे मशीन्स भी काम कर रही हैं, ऐसे ही यहाँ पे मशीन्स भी काम कर रही हैं, कटिंग, असेंबली, टूल्स यूज हो रहे हैं। और देयर आर सम अदर डिपार्टमेंट्स इन द फैक्ट्री एज वेल। एक डिपार्टमेंट यहाँ पे और फैक्ट्री में नॉर्मली एक होता है जिसको हम कहते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर, इस डिपार्टमेंट में ये जो मशीनरीज होती है ना, इनके स्पेयर पार्ट्स पड़े होते हैं, टूल्स पड़े होते हैं। इसमें स्टोर स्पेयर एंड टूल्स, बल्कि इसको हम स्टोर स्पेयर एंड टूल्स, इसमें स्टोर्स, स्पेयर एंड टूल्स पड़े होते हैं कि ये डिफरेंट वर्कर्स को जो टूल्स चाहिए, डिफरेंट वर्कर्स को जो मशीनरी यूज कर रहे हैं, उनके पार्ट्स और टूल्स यहाँ पड़े होते हैं, जो जरूरत हो यहाँ से इशू करवा लें। फिर एक डिपार्टमेंट और होता है, क्या हो रहा है, बंद नहीं हो रही बात में, ख्याल किया करो भाई। क्लास में आते हुए मोबाइल अपने बेटा साइलेंट पे कर दिया करें, जो अलार्म वगैरह हैं अक्सर बच्चों के बोल जाते हैं, उनको भी काइंडली म्यूट पे करके क्लास में एंटर हुआ करें।
हम एक डिपार्टमेंट यहाँ पे और चाहिए होता है हमें फैक्ट्री में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, क्योंकि भाई ये मशीनें खराब होगी, इनको ठीक करने के लिए बंदे चाहिए ना। तो यहाँ पे हमारे मैकेनिक्स फोरमैन बैठे होते हैं। अब इधर भी ह्यूमन है, इधर भी ह्यूमन है, हर डिपार्टमेंट में ह्यूमन काम कर रहे हैं। फिर हमारे पास कोई ना कोई फैक्ट्री का अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी एक छोटा सा होता है, क्योंकि सारी यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं, लेन देन इनका हिसाब किताब भी यहाँ पे रखा जा रहा होता है। देन अब यहाँ पे भी अब ह्यूमन आ गए, अब हर जगह ह्यूमन बैठे हुए हैं। इधर कहीं फैक्ट्री में फैक्ट्री का मैनेजर भी कोई बैठा होगा, ये भी बैठा हुआ है, जिसने सब काम देखना, सब ठीक हो रहा है, तमाम टीम टाइम पे आ रही है, काम ठीक कर रही है। फिर एक क्वालिटी डिपार्टमेंट भी होता है यहाँ पे। क्वालिटी डिपार्टमेंट का क्या काम होगा? क्वालिटी चेक करना कि भाई ये प्रोडक्शन जो हो रही है हमारे कस्टमर के डिजाइन के मुताबिक, म्यार के मुताबिक हो रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, नुक्स तो नहीं है किसी चीज में। तो ये फैक्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। अब हर डिपार्टमेंट में हमारे ह्यूमंस काम कर रहे हैं, तो इन ह्यूमन को कुछ खिलाने पिलाने के लिए एक कैंटीन डिपार्टमेंट भी आता है, कैंटीन डिपार्टमेंट भी होता है, ठीक है, जिसमें कोई चाय वर्कर्स की ब्रेक होनी है, उन्होंने लंच करना है, उन्होंने चाय पिलानी है। तो चूंकि नॉर्मली फैक्ट्रीज थोड़ी आबादियों से हटके होती हैं, तो फैक्ट्री के अंदर ये फैसिलिटी वर्कर्स को दी जाती है। तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा ब्रीफ सा लेआउट आपसे शेयर किया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट फैक्ट्रीज में क्या काम कर रहे हैं। अब ये सारी हमारी फैक्ट्री है, प्रोडक्शन फैसिलिटी है। हेड ऑफिस हमारा अलग दूसरे शहर में है या दूसरी बिल्डिंग में है, थोड़ा दूर है। अब इन तमाम फंक्शंस पे जो खर्चा हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। प्रोडक्शन फैसिलिटी के प्रेमिसेस में जो भी खर्चा है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, उसको फैक्ट्री कॉस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो जनाब ये हमारी फैक्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमने बनाए हैं। इन तमाम डिपार्टमेंट्स में अब इस बिल्डिंग का जो किराया है दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। इस बिल्डिंग में जो ये प्लांट लगा हुआ है इसकी डेप्रिसिएशन है, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इन बंदों की तनख्वाहें, कैंटीन का खर्चा, ये सारा प्रोडक्शन कॉस्ट है। R&D इज नॉट प्रोडक्शन कॉस्ट। R&D आपका होता है प्रोडक्शन, आप प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इजाद करना, दैट इज नॉट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का खर्चा। R&D में आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च में बात का आपके कुछ साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं जो प्रोडक्ट की डिजाइन कर रहे हैं, फिर रिसर्च में आपकी सर्वे टीम इन्वॉल्व है जो मार्केट का सर्वे कर रही है। दे आर नॉट डूइंग प्रोडक्शन, दे आर डेवलपिंग का प्रोडक्ट कि क्या हमें ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका डिजाइन क्या होना चाहिए, वो स्टडी कर रहे हैं। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग। प्रोडक्शन क्या है? आपके पास रॉ मटेरियल आया, उससे प्रोडक्शन बनी फॉर सेल, फिनिश गुड्स में जाने के लिए, कस्टमर को डिस्पैच के लिए, कस्टमर के इस्तेमाल के चीज को बनाना, रॉ मटेरियल से कस्टमर के इस्तेमाल के लिए सेलेबल प्रोडक्ट बनाना, दिस इज प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो खर्चे हुए वो प्रोडक्शन कॉस्ट है। जी बेटा, आपका सवाल करना चाह रहे हैं? सर्विस का फॉर एग्जांपल रिसर्च वाली साइड सर्विस, देखिए बिजनेस की नोयत, डिफरेंट नोयत के बिजनेस होते हैं। मैं हम रिसर्च में क्योंकि हम सर्विस बिजनेस अगर लेना चाहते हैं तो भाई मेरी ऑफिस की बात कर लो, मैं ऑडिट फर्म हूँ, मैं प्रोडक्शन नहीं करता, मैं सर्विस बिजनेस में हूँ। तो भाई जो प्रोडक्शन करता है उसकी कॉस्ट पर यूनिट मेजर की जाती है, अच्छा सर्विस देता है उसकी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस मेजर की जाती है। जैसे मैंने शायद कल बात जुमला बोला होगा, नहीं बोला तो, मैं अगर कंपनी एक ऑडिट करके आया तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ी ऑडिट की, मेरे लिए वही प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे है एक यूनिट बनाने की कॉस्ट, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। सर्विसेज में हम कुछ बना नहीं रहे, लेकिन सर्विस में हम सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, एक क्लाइंट को सर्विस देने की कॉस्ट, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट इन दैट एरिया। जी यहाँ से कुछ सवाल करना चाहता है? एनी क्वेश्चन? जी बेटा। की बात करें तो फिर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से तो अच्छा मिलेगा होगा। इंटेंजिबल से मुराद? लाइक अगर हम कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो पहले हमें रिसर्च करनी पड़ती है, डेवलपमेंट को देखना पड़ता है। आपके साथी का कहना है कि हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं और
सर्विस हम दे रहे हैं इंटेंजिबल, इन द सेंस सर्विस तो खैर सारी इंटेंजिबल्स होती हैं, लेकिन हम सर्विस दे रहे हैं से वेबसाइट डेवलपमेंट, और वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए अगर हम कोई R&D कर रहे हैं, बेटा वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए R&D जो की जाती है दैट इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो R&D और है। मैंने R&D जो आपके साथी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोडक्शन के रेफरेंस से बात की थी कि हम 2 तरह के डेस्क बना रहे हैं, अब हम सोच रहे हैं कि हमें ये डाइस भी बना के मार्केट में बेचने चाहिए, तो हम उस डाइस के डिजाइन बना रहे हैं, उस डाइस का सैंपल बना रहे हैं, उस डाइस की मार्केट चेक कर रहे हैं, इसकी डिमांड मार्केट में है या नहीं, बिकेगा तो कितने पे बिकेगा, दैट इज R&D। जब हम प्रोडक्ट की R&D करते हैं उसमें आप प्रोडक्ट के डिजाइन और उसकी सेलेबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में सेलेबल है, क्या ये प्रोडक्ट बना के हम बेचो तो हमें कोई मुनाफा दे पाएगी, दैट इज R&D प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। जब हमें वहां से गोएड मिल जाएगा जी प्रोडक्ट ओके है, सेल्स टीम ने ओके कर दी, ये बिकेगी मार्केट में, फिर जहां पे रॉ मटेरियल आ गया तो प्रोडक्शन शुरू हो गई, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट शुरू हुई, उससे पहले जितना काम हुआ है दैट इज R&D व्हिच इज नॉट प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको एक कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया कि मेरी वेबसाइट बनाओ, अब आपने उस वेबसाइट बनानी शुरू कर दी, वो बनाने के प्रोसेस में आप कोई R&D कर रहे हो तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस की कॉस्ट की शर्त बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है बेटा कि आपको असूल बताए जाएंगे, कभी इस असूल पे आपने प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन का फैसला करना है। आपने चीजों को रट नहीं लेना। जैसे बड़ी अच्छी डिस्टिंक्शन यहाँ पे आ गई कि एक क्वेश्चन आपके साथी ने यहाँ पे R&D की किया, मैंने कहा भाई ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। एक यहाँ पे बच्ची ने क्वेश्चन किया R&D का, मैंने कहा ये प्रोडक्शन कॉस्ट में चली जाएगी। तो इट इज नॉट द मीन दैट डिसाइड्स कि नेचर क्या है, ये उसकी नौइयत बताएगी कॉस्ट की कि भाई ये प्रोडक्शन में जाना है या नॉन प्रोडक्शन में जाना है। हमें प्रोडक्शन का डेफिनेशन पता है कि भी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के सफर को प्रोडक्शन कहते हैं, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में है। सर्विस में अकॉर्डिंगली ऑर्डर मिल गया, हमने काम शुरू किया, काम से लेकर डिलीवरी तक जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन प्रोसेस है, वहां पे उस दौरान जो खर्चा आएगा वो प्रोडक्शन है, तो हम उसके हिसाब से इसको डिसाइड करते हैं। आगे चल के भी ये मैं फर्क मजीद हाईलाइट करूंगा कि हमने रट नहीं लेना कि भाई ये R&D नॉन प्रोडक्शन होती है, R&D प्रोडक्शन भी हो सकती है। हमें सवाल को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, असूलों को हमने ज़हन में जगह देनी है और हमने हर सवाल में असूलों को अप्लाई करना होता है। अच्छा जी, प्रोडक्शन और इसके अलावा बाकी सारे खर्चे हेड ऑफिस के नॉन प्रोडक्शन, उसकी फर्दर बाइफिकेशन हम कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस कॉस्ट में। क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। जी बेटा, फाइनेंस कॉस्ट को हम इंटरेस्ट कितना पे ले रहे हैं? फाइनेंस कॉस्ट से क्या मुराद है? फाइनेंस कॉस्ट को जनरली हम जब आपने अगर मेरे ख्याल P&L तो बनाना सीखा हुआ ना आपको, P&L में आपने जो फाइनेंस कॉस्ट का वर्ड पढ़ा हुआ है, तो यस उसमें नॉर्मली 2 चीजें आती हैं, एक इंटरेस्ट और एक बैंक चार्जेस। सो हम डिफरेंट सर्विसेज जो बैंक से लेते हैं उसके लिए जो हम पैसे पे करते हैं दैट इज ट्रीटेड एज फाइनेंस कॉस्ट। तो प्रोडक्शन के लिए भी तो हम लोन ले सकते हैं, कई ट्रस्ट तो हम प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड कर। क्या हम प्रोडक्शन के लिए जो लोन लेते हैं उस लोन पे जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे क्या वो प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाएगी? तो आंसर इज अगर आप वो लोन ना लो, आप पैसा अपना डाल दो या आप लोन लेके रॉ मटेरियल बाय कर रहे हो, आप लोन लेके रॉ मटेरियल बाय ना करो, उधार पे रॉ मटेरियल ले लो, प्रोडक्शन तो उसके बगैर हो जाती है ना। फाइनेंस कॉस्ट, कर्जे पे पैसा लेके प्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है, वो एक पैसा कहां से लेना है वो आपका एक अलहदा फैसला है। तो पैसा आप कहीं से भी ले सकते हो, आप अपनी जाती इक्विटी भी डाल सकते हो, आप सप्लाई से उधार पे माल भी ले सकते हो रॉ मटेरियल, आप बैंक से उधार लेके भी उस उधार के पैसे पे भी माल खरीद के ला सकते हो, वो आपकी ऑप्शन है। दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। हम प्रोडक्शन कॉस्ट कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे इस दरवाजे के अंदर जो खर्चा हो रहा है दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। दरवाजे से बाहर वो फंक्शन बाकी है जो हेड ऑफिस फंक्शन सपोर्ट कर रहे हैं। फाइनेंस कहाँ से आना है, फाइनेंस की कॉस्ट क्या है, दैट इज हेड ऑफिस फंक्शन, वो मैनेज कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट वहां पे है। यहाँ पे हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट में फाइनेंस कॉस्ट शामिल नहीं होती। प्रोडक्शन कॉस्ट से मैंने ना एक बाउंड्री लगा दी यहाँ पे
और मैंने कोशिश की कि ज्यादा मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई कर दूं कि भाई ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जो प्रोसेस रन हो रहा है उस प्रोसेस का खर्चा, इससे बाहर जो काम हो रहे हैं वो नॉन प्रोडक्शन, बाकी खर्चे। जी बेटा, अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कंपनी को, वो भी तो प्रोडक्ट का हिस्सा बनाते हैं। जो हम बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं वो भी हम प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं। बोरिंग कॉस्ट को हम क्या हम प्रोडक्ट का हिस्सा बनाते हैं? किसकी कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं? क्वालिफाइंग एसेट हमारी इस प्रोसेस में कहाँ पड़ा हुआ है? क्वालिफाइंग एसेट, ये जो मैंने फैक्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस की बात की है, इसमें क्वालिफाइंग एसेट कहाँ पे है? ये आपने बोरिंग कॉस्ट किस सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है? और कितने बच्चे R1 में बोरिंग कॉस्ट पढ़ चुके हुए हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, सारों ने पढ़ा। अच्छा, ठीक हो गया। तो बेटा वहां पे जो हम कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं क्वालिफाइंग एसेट में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें कहता है, और क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन क्या है ये भी पढ़ी हुई हमने। वो एसेट विच टेक सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी फॉर यूज और सेल, और वो एसेट नॉन करंट एसेट होता है। हम यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर सेल की बात कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री की बात करें। इन्वेंट्री में फाइनेंस कॉस्ट कैपिटलाइज करना किसी ने सिखाया आपको? लेकिन सर वहाँ पे लिखा है कि अगर हमारी इन्वेंट्री में इस तरह के हमें तो वो 2 से 3 साल ले सकते हैं, तो उसमें हम कैपिटलाइज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर हमारी इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन में आती है तो यस यू आर राइट, क्वालिफाइंग एसेट में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की जाती है। और अगर हमारी इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन में आती है, जैसे आपके साथी ने कहा हम कोई शिप्स बना के बेचते हैं, हम एरोप्लेन बना के बेचते हैं, हम फॉर दैट मैटर घर बना के बेचते हैं, उसमें भी साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाता है, तो यस उस इन्वेंट्री में आप फाइनेंस कॉस्ट जरूर कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन चले मैं यहाँ पे अब हैविंग डिस्कस दिस थिंग, माशाल्लाह आपका नॉलेज है, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा दें कि हम यहाँ पे जब कॉस्ट काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग क्वालिफाइंग एसेट्स। हम यहाँ पे सिंपल जो आम प्रोडक्ट्स हैं जो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते, उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना डील कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करना वो अकाउंटिंग रिपोर्टिंग आपको सिखाएगी। यहाँ पे हम क्वालिफाइंग एसेट की डिस्कशन हमारे स्कोप से, कैप्सी के स्कोप से, कॉस्ट काउंटिंग के स्कोप में नहीं आएगी। ठीक है, क्वालिफाइंग एसेट, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन, दैट इज स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वहां पे उसकी बात आपकी हो चुकी है, कुछ बात होगी, कुछ आगे चल के भी पढ़ लेंगे आप, मे बी R2 में भी, और शायद AFR में जरूर पढ़ेंगे, अब जाके इंशाअल्लाह मजीद उस पर बात करेंगे। हम क्वालिफाइंग एसेट पे बात यहाँ पे नहीं करेंगे, हमारे स्कोप में नहीं आता। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? ये सारी प्रोडक्शन कॉस्ट में आ रही है। जी, मैंने एक बाउंड्री लगाई आपकी फैक्ट्री की, मैंने आपको कहा ये एक बाउंड्री है जो फैक्ट्री की, इस फैक्ट्री में डिफरेंट फंक्शंस जो है वो क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं। तो मैंने आपको जो समराइज बात की कि इन डिपार्टमेंट्स में जो भी खर्चा हो रहा है, इस बाउंड्री वॉल के अंदर कंपनी का जो भी पैसा स्पेंड हो रहा है, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर ये अकाउंट्स कैसे की प्रोडक्शन कॉस्ट में आ रहा है? बेटा ये फैक्ट्री में भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक काम करता है, क्योंकि फैक्ट्री में भी देखा ना खर्चा तो हो रहा है, फैक्ट्री में भी लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में भी ये कैंटीन में कोई खाना पीना, चाय, दूध आ रहा है, फैक्ट्री में भी कोई आना जाना, बिजली के बिल, छोटे मोटे खर्चे यहाँ चल रहे हैं, तो फैक्ट्री में भी एक अकाउंट फंक्शन होता है। ये फैक्ट्री का अकाउंट फंक्शन है, ये हेड ऑफिस वाला अकाउंट फंक्शन नहीं है। हेड ऑफिस में फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ये फैक्ट्री का छोटा मोटा अकाउंटेंट होता है, जिसको मुंशी कह लो, छोटा मोटा। या कैंटीन है, कैंटीन का तो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल ही लगेगी कॉस्ट होती है। डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल की टर्म भी हमने पढ़नी है, आगे पढ़ेंगे सारी हम। मैंने सिर्फ आपको प्रोडक्शन कॉस्ट क्लियर किया कि इस बाउंड्री वॉल के अंदर जो खर्चा है वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। अब यही तो अगले 4 महीने हमने 4 तो नहीं 2-3 महीने में यही सीख रहे हैं हमने, बाकी और चीजें भी हमने पढ़ी है कि भैया कैंटीन प्रोडक्ट कॉस्ट में कैसे जाए, ये अकाउंटेंट की तनख्वाह प्रोडक्ट कॉस्ट में कैसे जाए, और दैट मैटर ये जो बैठा यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीनों को जोड़ रहा है, इसकी कॉस्ट वहां पे कैसे जाए। अभी थोड़ी चीजें हमें आज ही, कल में ही कुछ चीजें हमें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, थोड़ी खोलना शुरू कर देंगे, लेकिन हमने अल्टीमेटली यही चीजें सीखनी है। फिलहाल मैं फिर एक समराइज बात करूं, फैक्ट्री बाउंड्री वॉल के अंदर, फैक्ट्री
बाउंड्री वॉल के अंदर जो खर्चा हो रहा है दैट इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री कॉस्ट, एंड फैक्ट्री कॉस्ट मींस प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें जो जहन में हमारे सवाल आ रहे हैं कि भाई ये मैंने इसको चाय पिलाई, तो चाय पिलाई, खाना खिलाया, तो खाना ना खिलाएं तो काम कैसे होगा, ये भी सोच सकते हैं आप। खाना खिलाए बगैर बंदे से काम नहीं ले सकते आप, चीज नहीं बना सकते आप। रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो मशीनें कैसे चलेंगी, ये भी प्रोडक्शन के लिए जरूरी अहम फंक्शन है। फंक्शन इनको हम कहते हैं। डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है ये लोग, लेकिन ये प्रोडक्शन के सपोर्ट फंक्शन है। इनके बगैर प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं चल पाती। तो जब इनके बगैर प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं चल पाती तो ये प्रोडक्शन के लिए जरूरी खर्चे हैं, तो दे आर एज गुड एज प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, दे आर एज गुड एज प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अब इसको मजीद इस पे हमें बात अभी करनी है, मजीद इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, छोटी सी एक्टिविटीज हमारे पास जरा यहाँ पे है जनाब, ये छोटी सी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करें। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय क्लासिफाइंग ईच एक्सपेंस करेक्टली। ये एक्सपेंसेस है जी हमारे पास, और हमने इनको क्लासिफाई करना है 1 2 3 4 5। फटाफट 1 मिनट में सोचिए और कर लीजिए, फिर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अप्लाई योर माइंड, इनको क्लासिफिकेशन असाइन कीजिए, और फिर मैं आपसे रिस्पॉन्स लेता हूं कि आपने अपनी समझ के मुताबिक क्या क्लासिफाई किया, और कोई डिसएग्रीमेंट है तो वो क्या है। ओवरऑल फॉर मशीन वर्कर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रिंटर कार्ट्रिज इन जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर प्रोडक्शन, सैलरी ऑफ पेरोल सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन, रेंट ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग गुड्स रेडी फॉर सेल, रेडी फॉर सेल, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे हमारा बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, लोन इंटरेस्ट, फाइनेंस, सिक्योरिटी गार्ड, फैक्ट्री का प्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मली जो फिनिश गुड्स गोडाउन फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर, उसकी कॉस्ट तो हम अक्सर फैक्ट्री में ही शामिल करते हैं, लेकिन अक्सर ऑर्गेनाइजेशन इस गोदाम को, फिनिश गुड के गोदाम को अपने हेड ऑफिस के साथ सेल्स टीम के पास ले जाती हैं कि यहाँ से प्रोडक्शन हो जाए, बिकने के लिए सेल्स टीम के हवाले कर दो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम इसकी कॉस्ट को अलहदा से, क्योंकि रेंट ऑफ द वेयर हाउस की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जब ये फैक्ट्री के अंदर है तो इसका कोई अलहदा से रेंट नहीं, इट इज रेंट ऑफ द फैक्ट्री में कवर हो रहा है। ये फैक्ट्री का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जब अलहदा से वेयर हाउस की बात की जाती है तो दैट मींस वो सेल्स टीम के हवाले चीजें कर दी गई हैं, और जब सेल्स टीम के चीजें हवाले कर दी जाती हैं तो प्रोडक्शन का काम तो भाई इस चार दीवारी के अंदर अंदर है। जब इस चार दीवारी से चीजें निकल गई तो कोई खर्चा प्रोडक्शन का नहीं है, ठीक है, यहाँ तक काम प्रोडक्शन है। इधर से बाहर चीज निकल गई, वो वेयर हाउस जो है वो उसका रेंट आप दे रहे हो, वो फैक्ट्री से बाहर निकल चुका है, उसका किराया फिर प्रोडक्शन में नहीं आता, उसका किराया आपका फिर डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन फिनिश गुड्स जब रेडी होगी तो फिनिश गुड्स को वहां से लेके कस्टमर के दरवाजे तक पहुंचाने के खर्चे जो होते हैं, फिजिकल मूवमेंट के खर्चे जो होते हैं, या उसकी स्टोरेज के खर्चे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आते हैं, ठीक है। आपकी फैक्ट्री से फिनिश गुड बनने से लेके कस्टमर के डोर तक पहुंचाने के जो मूवमेंट के खर्चे हैं, जो स्टोरेज के खर्चे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं। मतलब आपने गाड़ी किराए पे ली या गाड़ी में डाल के भेजा तो गाड़ी में लोडिंग
अनलोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है कस्टमर के पास जाके, गाड़ी का फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, गाड़ी के ड्राइवर की तनख्वाह दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। बट अगेन हमारा मेन फोकस प्रोडक्शन कॉस्ट पे रहने वाला है। पेरोल सुपरवाइजर बेटा आपका जो सैलरी बनाता है तमाम ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ की और उसकी डिस्बर्समेंट को मॉनिटर करता है तमाम ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ की, ठीक है। वो फैक्ट्री का या हेड ऑफिस का स्टाफ दोनों की सैलरी बनाकर उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये फंक्शन हमारा एडमिन में रहेगा। इसको लेकिन इसको फर्दर डिफाइन किया जा सकता है। हो सकता है यहाँ पे आपका एक HR फंक्शन भी लिखा होता, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, पता ना। तो अगर HR फंक्शन लिखा होता तो इसकी सैलरी हम HR को डाल देते, क्योंकि हमारी बिजनेस में अक्सर बड़े बिजनेसेस में HR फंक्शन अलग होता है जिसका काम होता है स्टाफ की उनकी अटेंडेंस, उनकी हायरिंग, उनकी फायरिंग, उनकी पेरोल बनाना, उसकी डिस्बर्समेंट का इंश्योर करना, वो सारा काम कर रहे होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे चूंकि HR नहीं है तो हमें फिर करीब तर एडमिनिस्ट्रेशन नजर आया। एडमिनिस्ट्रेशन का एक सब फंक्शन HR बन जाता है। अच्छा, ये मजीद एग्जाम्पल्स सेम कंटिन्यूएशन है। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट टू कस्टमर, इसको आप कहते हैं सेलिंग। अच्छा, कोई इतराज नहीं। अच्छा जी, सैलरी ऑफ द चेयरमैन PA एडमिन, ठीक है जी। रोड टैक्स लाइसेंस फॉर डिलीवरी व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन, बैंक ओवरड्राफ्ट की फी फाइनेंस, सेल्समैन कमीशन सेलिंग। ठीक हो गया जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बेटा मैंने दोबारा मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रहा हूं, मैंने अभी बोला था डिस्ट्रीब्यूशन में फिर बताता हूं। आपके यहां से चीजों को उठा के, यहां से बाउंड्री से बाहर चीजें अगर निकलनी है, यहां से लेके कस्टमर के गोदाम तक चीजों को फिजिकली मूव करना, और बीच में अगर कहीं स्टोर करना पड़े यहां से लेके कस्टमर के गोदाम तक फिजिकल मूव करना या बीच में स्टोर करना पड़ा, उसका खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। इधर से लेके कस्टमर के गोदाम तक मूवमेंट और इन बिटवीन कहीं स्टोरेज अगर पड़े तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल मूवमेंट एंड स्टोरेज ड्यूरिंग द मूवमेंट, ये खर्चा है। अब सेल्स मैन होते हैं जो कस्टमर से ऑर्डर्स लेते हैं, दैट इज द सेलिंग कॉस्ट, कि जिस आप कस्टमर को अप्रोच करना, कस्टमर को कन्विंस करना, कस्टमर से ऑर्डर हासिल करना, दैट इज द सेलिंग कॉस्ट। ऑर्डर कस्टमर से मिलेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्टिव होता है। कस्टमर से ऑर्डर सिक्योर करना इज द सेलिंग फंक्शन, और कस्टमर से ऑर्डर मिल गया, स्टॉक यहां से मूव करके कस्टमर तक पहुंचाना, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाअल्लाह कल मिलेंगे और अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।